हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून लैंड हेरिटेज लॉज को कवर कर रहे हैं। इसका सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग CNT एक्ट को अभी कवर कर रहे हैं। CNT एक्ट भी 2 है, उसमें हम लोग 1908 के CNT एक्ट को कवर कर रहे हैं। आपको हमने बता दिया था कि 1908 का CNT एक्ट क्यों आया था। फिर से थोड़ा सा आपको बेसिक बता दे रहे हैं कि CNT एक्ट 1869 का जब फेल्योर हुआ, जब वो भूमि संबंधी कानूनों को पूरा नहीं कर पाया, तो उसके बाद ये वाला 1908 लाया गया था। ये किसके बाद लाया गया था, किसके कहने पर लाया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत लाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के धारा 5 के तहत लाया गया था। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाता है तो मतलब उसको तो आपको बोलते हैं ना, बच्चा वाला सवाल हो जाएगा। इसमें कभी मिस नहीं करना है, मतलब फैक्चुअल है, इसमें आपको मिस करना ही नहीं है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। 1869 के CNT से हम लोग CNT 1908 में हम लोग कैसे आते हैं। हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया था। इसमें हम लोग चैप्टर 5 इस वीडियो में चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को इस वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी चीज़ें इसमें कवर हो रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जैसे कि 1932 का खतियान बहुत ज़्यादा चर्चे में है और सर्वे बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जरूर से जरूर हमारे वीडियो में बने रहें। हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया था, 36 तक कवर कर लिया था। तो चैप्टर 5 में हमारा आर्टिकल आता है 37 में इस अधिनियम में अधिभोगी फिर से आपको बता दे रहे हैं क्या होता है। वह जो उस भूमि का भोग कर रहा है, जिसने उस भूमि को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं उस भूमि का अधिभोगी। संबंधी प्रावधान पर उन रैयतों पर लागू होगा जिन्होंने खुदकटी अधिकार प्राप्त किया हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये किया गया है कि इसमें कहा गया है कि वैसे इसमें इस नियम में लाया गया है कि वैसे लोग, वैसे रैयत जिन्होंने इस लॉ के लागू होने से पहले इस रैयत के द्वारा अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्ष करने का मतलब है कि ये कब शुरू हुआ था? 1908 में ये शुरू हुआ था। उसके 20 वर्ष हम जाएंगे तो कब तक हो जाएगा? 1908 से 1928 तक चला जाएगा। 1908 के 1928 तक अगर किसी ने काश्तकारी सृजित की है तो उसकी भूमि पर लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा आपको टर्म समझ में आना चाहिए। बार बार आपको हम बता दे रहे हैं, काश्तकारी वैसे लैंड को कहते हैं जिन्होंने किसी भूस्वामी से ज़मीन लिया और बदले में उसको टैक्स दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं काश्तकारी। तो मतलब किसी ने अपने लैंड पर काश्तकारी मतलब टीनेसी सृजित की हुई है तो उस पर टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता है। 37 में उसी की चर्चा है। फिर से आप देख सकते हैं, किसी रैयत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों में, मतलब 1908 से 1928 के प्रारंभ के 20 वर्षों में अगर उन्होंने काश्तकारी सृजित की है, काश्तकारी आपको हमने बताया है, इसका मतलब अगर आप काश्तकारी कोई भूल जाइएगा तो फिर आपका चौपट हो गया, आप नहीं समझ सकते। फिर आपको काश्तकारी का मतलब पता होना चाहिए। हमने बहुत दफ़ा बताया है, काश्तकारी मतलब वैसी भूमि जिन्होंने लैंड ओनर से भूमि ली हुई है, बदले में उसको वो टैक्स पे कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं काश्तकारी भूमि। काश्तकारी सृजित की हुई उस भूमि को पर टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर उस पर बढ़ाए जाने के लिए उस गांव के समरूप अधिभोगी रैयत पर लगाए जाने वाले आधे से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब इस बढ़ाने का भी एक कंडीशन है। यदि भूमि पर लगान वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया जाता है तो उससे उसी गांव के समरूप भूमि अधिभोगी रैयत, मतलब जहाँ का ये रैयत है, मीन्स जहाँ की ये ज़मीन होगी, उसी के अधिभोगी रैयत के समान के लगान से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब उसके इक्वल वैल्यू वाले ज़मीन से ज़्यादा क्या रैयत उसको नहीं बढ़ाना चाहिए टैक्स के वैल्यू को। उस कितने में इसकी चर्चा है? 37 में इसकी चर्चा है। तो बार बार आपको काश्तकारी टर्म याद आ रहा है, टीनेसी टर्म याद आ रहा है, तो इसलिए आपको ये भूलना नहीं है। बेसिक टर्म है। जैसे CNT का मतलब ही होता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, छोटा नागपुर टीनेसी एक्ट 908 1908। उसके बाद चैप्टर 5 में यही हमारे लिए 37 ही था, एक मात्र था, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 6 में हमारा 38 से 42 तक है। इसमें अधिभोगी रैयत के प्रारंभिक लबान के पट्टा का चर्चा है। मतलब अधिभोगी रैयत, फिर आपको हम बता, अधिभोगी मतलब क्या? जिन्होंने ज़मीन को अधिभोग किया, जिन्होंने ज़मीन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिन्होंने ज़मीन को होल्ड किया हुआ है। प्रारंभिक लगान और प्रारंभिक पट्टा की चर्चा है। इसमें अधिभोगी रैयत की भूमि के लगान और उसके भूस्वामी के बीच में, मतलब उसके बीच में जितने भी
हम लोग बोलते हैं ना एग्रीमेंट होगा, जितने भी एग्रीमेंट होगा मतलब लैंड ओनर मतलब भूस्वामी और रैयत के बीच में जितने भी एग्रीमेंट होगी उसकी चर्चा किसके अंदर है, आर्टिकल 38 के अंदर है। आधार पर इसी के आधार पर उसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 38 में। 39 में अधिभोगी रैयत अपनी जोत पर लगान उसी प्रकार देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं, बस सेम वही चीज़ है। 38 39 सिमिलर है। जिस तरह के कर की चर्चा 38 में होगी उतना ही कर उसको, जैसे एक जोत अपने ज़मीन का कर देता है लैंड ओनर को या ज़मींदार को, उसी तरह अधिभोगी रैयत को भी। अधिभोगी रैयत आपको मैंने बता दिया था जिन्होंने 12 वर्ष से ज़्यादा, एक ग्रामीण अधिभोगी रैयत अलग होता है, एक अधिभोगी रैयत अलग होता है। एक 12 साल का कट ऑफ है, एक 3 साल का कट ऑफ है। ग्रामीण अधिभोगी अलग होता है, एक अधिभोगी रैयत अलग होता है। आपको वो भूलना नहीं, आपको हमने लास्ट में बताया था। इसकी चर्चा हमने चैप्टर 4 में कर दी थी। इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा हुआ है। अधिभोगी रैयत आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी ने 12 साल से ज़्यादा किसी भूमि पर रैयत किया है, मतलब उस पर टैक्स पे किया और उस भूमि को यूज कर रहा है, तो उस भूमि के लिए वो अधिभोगी रैयत कहलाएगा। इसमें भी अलग अलग टाइप के अधिभोगी रैयत हो सकते हैं, भूईहर अधिभोगी रैयत या फिर खुटकट्टी मुंडारी खुटकट्टी अधिभोगी रैयत। ये सब चीज़ें आपको हमने पहले बताया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 40 में आते हैं। अधिभोगी रैयत पर लगान की वृद्धि की चर्चा किसमें, आर्टिकल 40 में है। और उसको किस आधार पर लगान की वृद्धि होगी उसकी चर्चा आर्टिकल 42 में होगी। और अधिभोगी रैयत को कौन कौन से आधार पर बेदखल किया जा सकता है इसकी चर्चा आर्टिकल 41 में है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब जो भी रैयत होगा उसको उस रैयत की भूमि से, उस लैंड होल्डिंग पावर से, लैंड होल्डिंग ऑक्यूपेसी से कैसे उसको बेदखल किया जाता है, कैसे हटाया जा सकता है, कौन कौन से कारणों से, मतलब कौन कौन से प्रावधानों के तहत हटाया जा सकता है, इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 41 में है। उसमें तीसरे कृषि वर्ष के आरंभ से 90 दिनों तक, मतलब हम बोल सकते हैं 90 दिनों के बाद से, अगर जब से उसको रैयत मिला है उसके 90 दिन के बाद से तीसरे कृषि वर्ष तक के बीच में, तीसरे कृषि वर्ष के आरंभ के बाद से 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर मतलब हम लोग बोल सकते हैं 90 दिन के अंदर भी इसको रैयत को हटाया जाता है। और 3 कृषि वर्ष के आरंभ से, 3 कृषि वर्ष अगर पार हो जाता है, कृषि वर्ष को अपने पहले डिफाइन कर दिया था, और अगर ये 2 कृषि वर्ष का अगर लगान भी उन्होंने देने से असमर्थ है तो उन केसों में इसको रैयत को उसकी ज़मीन से हटाया जा सकता है और रैयत से उसको उसकी ज़मीन वापस ले ली जाएगी, उसके अधिभोग का अधिकार उससे ले लिया जाएगा। इसकी चर्चा जितने तरह से भी हटाया जा सकता है उसकी चर्चा, सारी चर्चा किस में है, 41 में चर्चा है। जोत की भूमि पर मतलब जिस चीज़ के लिए उसको ज़मीन दी गई है उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए उसका प्रयोग कर रहा है, उसका मूल्य ह्रास कर रहा है ज़मीन का, उस केस में भी उससे ज़मीन को वापस लिया जा सकता है, उसको बेदखल किया जा सकता है। यदि रैयत अपनी भूस्वामी के बीच में संबंधित, मतलब संविदा मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा लैंड ओनर भूस्वामी और रैयत के बीच में, अगर कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी टर्म और कंडीशन को फॉलो नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया हो या फिर उल्लंघन किया गया हो टर्म और कंडीशन का, एग्रीमेंट का, तो उस केस में भी रैयत को बेदखल करने का अधिकार है भूस्वामी के द्वारा। और एग्रीमेंट का अगर रजिस्ट्री पट्टी ही खत्म हो गया, मान लीजिए एग्रीमेंट का पीरियड ही है 10 साल, 10 साल ही खत्म हो गया, तो रैयत को भी बेदखल किया जा सकता है। और लास्ट, ये तो बेसिक चीज़ है, अगर रैयत लगान का भुगतान करने से इनकार कर देता है तब भी इसको हटाया जा सकता है, रैयत को हटाया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है। तो बेदखली के जितने प्रकार हैं उन सारे प्रकारों की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 41 में है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से कारण से हटाया जा सकता है। तो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल नंबर 41। उसका आर्टिकल नंबर 42 में यदि रैयत उचित और सामयिक लगान भुगतान करने से इनका, वही चीज़ है, तो भूसा में रैयत को बेदखल करने का उपायुक्त के पास ये कर सकता है। मतलब जो भी ऊपर में हमने जो प्रावधान बताया है आर्टिकल 41 में, अगर उसको बेदखल करना होगा तो किस प्रोसेस के तहत जाएगा, उसके लिए वो कहाँ पर ये करेगा, आयुक्त के पास आवेदन कर सकता है। उसी की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 42 में है। मतलब 41 या कोई भी कंडीशन को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है रैयत, तो उसके लिए आवेदन, मतलब बेदखल करने के लिए किसके पास आवेदन किया जाएगा, उपायुक्त के पास आवेदन किया जाएगा, कलेक्टर के पास आवेदन किया जाएगा। और हमारा लास्ट वाला आ जाता है ये 43 अध्याय 7 चैप्टर 7। इसमें भूस्वामी के विशेषाधिकार भूमियों तथा अन्य भूमियों पर अध्याय 4 और 6 के प्रावधानों में छूट है। इसमें बहुत ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कुछ कुछ विशेषाधिकार में कुछ कुछ छूट दिए गए हैं, मतलब कुछ कुछ
भूमियों पर, निम्न प्रकार के भूमियों पर ना तो अधिभोग का अर्जित किया जा सकता है, ना ही अनधिभोग। मतलब हमने एक ऑक्यूपेशी या नॉन ऑक्यूपेशी रैयत का प्रावधान लागू है, अर्थात इस भूमि पर लगान मुक्त होगी, मतलब इसमें लगान नहीं लिया जा सकता है। जैसे आपको हमने बताया था, इसका कंप्लीट डिटेल ऐसे आर्टिकल 188 में है, विशेषाधिकार भूमि। मतलब अगर बहुत ऐसे होते हैं, मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर मौखिक पट्टा भी कराया जाता है। 1 साल से कम वर्ष के लिए अगर हो रहा है, 1 साल से अधिक वर्ष के लिए हो जाता है तो रजिस्ट्री पट्टा होता है। 1 साल से कम के लिए लिखित या मौखिक पट्टा कराया जाता है। एक रजिस्ट्री पट्टा का जिक्र है, एक मौखिक पट्टा का जिक्र है, आर्टिकल 43 में जिक्र है। सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी रेलवे कंपनी द्वारा, मतलब कोई रेलवे काम और मतलब सरकारी कामों के लिए अधिकृत है, तो उसके लिए उसमें कोई टैक्स अर्जित भूमि, उसमें कोई ये नहीं किया जा सकता, उसमें छूट दिया हुआ है। और छावनी कार के लिए, मतलब कोई भी मतलब आर्मी वर्क या फिर पुलिस वर्क, इस तरह के कामों के लिए वहाँ पर उस लैंड की टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा सकता है, उसको रिट्राइव नहीं किया जा सकता है, रिटर्न नहीं किया जा सकता। ऐसी भूमि जिसका उपयोग विधि सम्मत, मतलब लीगलाइज लॉ के तहत प्राधिकार, सड़क, तटबंध, बांध, नहर, जलाशय, लोक कार्यों के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे में इस प्रावधानों के तहत इनको छूट दिया गया है। ये तो आपको हमने पिछले बार ही बताया था, एक लास्ट टाइम बताया था, उन कुछ चीज़ों पर जहाँ पर टैक्स भी नहीं बढ़ाया जा सकता है, और जिस भूमि को वापस ये भी नहीं किया जा सकता है, रैयत को वापस लिया नहीं जा, मतलब जैसे किसी ने अगर परमानेंट सेटलमेंट स्ट्रक्चर बना दिया हो, किसी ने सामाजिक कार्य के लिए कोई चीज़, पार्क बना दिया, लैंड बना दिया, स्कूल बना दिया, मंदिर बना दिया, गिरजाघर बना दिया, चर्च बना दिया, इस तरह चीज़ें अगर बना दिए तो उसमें हम लोग वापस नहीं ले सकते। किसी ने तालाब बना दिया सामाजिक यूज के लिए, उसको भी वापस नहीं ले जा सकते। उसी तरह की चर्चा इसमें किसमें है, आर्टिकल 43 में है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए आर्टिकल 41। कौन कौन से आधार पर बेदखली का आधार है, बेदखली का आधार किसमें, आर्टिकल 41 में है, उसके लिए किसके पास आवेदन करना है, 42 में उसकी चर्चा है, किसको हम लोग आवेदन कर सकते हैं, उपायुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको एटलीस्ट टर्म याद होना चाहिए, काश्तकारी मीन्स क्या होता है, अधिभोग मीन्स क्या होता है, अनधिभोग मीन्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन आपको हमने पहले ही बताया। अगर आप डेफिनेशन नहीं जानते हैं, हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।